Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another and let's get started. तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर, है ना। करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं एनवायरनमेंट के। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे पहला आता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो ये एनजीटी किस एक्ट के थ्रू बना है? एनजीटी एक्ट 2010 के थ्रू ये बना है, ठीक है। क्या है? देखो, ट्राइब्यूनल है तो क्वाजी जुडिशियल बॉडी होगी, ठीक है। और एक्ट के थ्रू बनी है तो स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, है ना। तो ये बेसिकली स्टैट्यूटरी और क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैटर्स में डिसीजन सुनाती है, ठीक है। ये समझ में आ गया। इन्वायरमेंट से कोई भी रिलेटेड मैटर होता है वो एनजीटी के पास जाता है। एनजीटी एक्ट 2010 के अंदर इसको बनाया गया है, ठीक है। द ट्रिब्यूनल और ये जो बॉडी है इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। तो जो भी प्रोविजंस लिखे हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो नॉर्मल जो नॉर्मल ट्राइब्यूनल जो है वो इन प्रोसीजर के थ्रू चलता है, बट अपना जो एनजीटी है वो नहीं चलता है। एनजीटी किस पे चलता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर, है ना। इट इज़ गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब इसको चेयर कौन करता है? एनजीटी को चेयर कौन करता है? एनजीटी को चेयर करते हैं हमारे कोई जज होगा सुप्रीम कोर्ट का या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इसको जज करता है। और इनको अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद इसके मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इसके मेंबर्स में कौन कौन होता है? जज होता है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, या फिर चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का, ठीक है। और बाकी टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। टेन्योर की अगर हम बात करें तो टेन्योर कितना होता है? टेन्योर होता है 5 साल का। और दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। पावर्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी पावर्स होती हैं एनजीटी की। ये बेसिकली फ़ाइन भी लगा सकता है, एनजीटी फ़ाइन भी लगाता है अगर कोई इसकी बात नहीं मानता है और एनवायरनमेंट के खिलाफ चीज़ें कर रहा है ना, एनवायरनमेंट को ख़राब करने के लिए चीज़ें कर रहा है, तो ये फ़ाइन भी लगाता है, ठीक है। रिलीफ और कंपेंसेशन प्रोवाइड कर सकता है विक्टिम्स को, जो एयर पॉल्यूशन के विक्टिम्स हैं उनको, है ना। ये बेसिकली कंपेंसेशन और रिलीफ भी प्रोवाइड कर सकता है, पेनलाइज कर सकता है, जैसे कि मैंने बताया, इंक्लूडिंग 3 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट और अ फाइन ऑफ 10 करोड़ फॉर इंडिविजुअल्स एंड 25 करोड़ फॉर कंपनीज। ये ध्यान रखना, इतना 3 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, 10 करोड़ का फाइन लग सकता है इंडिविजुअल पे और 25 करोड़ का कंपनी पे लग सकता है, ठीक है। तो ये काम है एनजीटी का। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आगे बढ़ते हैं और पीएम कुसुम स्कीम की हम बात करते हैं। तो पीएम कुसुम क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो इसमें ऊर्जा की बात हो रही है ना, ऊर्जा की बात हो रही है तो पावर की बात हो रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे? बेसिकली सबसे पहले तो ये ध्यान रखने थे इसमें ये लॉन्च कब हुआ? ये लॉन्च हुआ 2019 में, ठीक है। क्या काम करता है पीएम कुसुम क्या करता है ना। इसमें ये बेसिकली क्या है, फार्मर्स को हम एनकरेज करेंगे ताकि वो अपने जो अपने अब उनका एरिया है ना, वहाँ पे वो सोलर छोटे छोटे मिनी सोलर पावर प्लांट्स लगाएं और बेसिकली जो डीजल पंप्स का यूज़ होता है ना, अभी एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन के लिए डीजल पंप्स का यूज़ होता है उसको कन्वर्ट करके हम सोलर पंप्स में बदल देंगे ताकि एनर्जी का यूज़ कम हो जाए और रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ हो, ना कि ये डीजल वाली एनर्जी यूज़ हो, है ना। डीजल से तो कितना एग्जॉस्ट वगैरह निकलता है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन निकलते हैं, तो उससे पॉल्यूशन होता है। तो क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, बेसिक क्लीन सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए ये है। तो फार्मर्स जनरेट करेंगे सोलर पावर इन देयर फार्म्स, है ना, और अपने डीजल वाटर पम्प्स को सोलर वाटर पम्प्स के साथ रिप्लेस करेंगे। तो इसके 3 कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट एक क्या है कि हम 10,000 मेगावाट का डिसेंट्रलाइज ग्राउंड ग्रिड लगाएंगे। बेसिकली ग्रिड होता है जिससे पावर आप डिराइव करते हो, ठीक है। तो 10,000 मेगावाट का ग्रिड लगेगा जो कि सोलर ग्रिड होगा, है ना, और बाकी रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट्स भी हम लगाएंगे। कंपोनेंट बी में क्या है कि ऑफ ग्रिड जो सोलर पंप्स हैं, ठीक है, उसको हम बेसिकली ये रिप्लेस करेंगे, जो उनके डीजल वाले पंप्स हैं, है ना, उसको हटा के हम सोलर एग्रीकल्चर पंप्स लगाएंगे। कितने? 17.5 लाख, ठीक है। कंपोनेंट सी में क्या है? सोलराइजेशन करेंगे ग्रिड कनेक्टेड इलेक्ट्रिक पंप्स का। जो भी इलेक्ट्रिक पंप्स ग्रिड से कनेक्टेड हैं उसको हम सोलर एनर्जी से चलाएंगे, ठीक है। रीसेंट चेंजेस क्या आए हैं स्कीम में? रीसेंट चेंजेस ये आए हैं कि अब जो फार्मर्स हैं वो अपनी बैरन फैलो एग्रीकल्चर लैंड में भी अब ये सोलर पावर प्लांट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, है ना। और इसके साथ साथ ये पैस्चर लैंड और मार्शी लैंड पे भी अपने
ये सोलर पावर प्लांट्स को लगा सकते हैं जो छोटे छोटे हैं, ठीक है। स्मॉलर जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जो मतलब छोटे एरिया में कल्टीवेट करते हैं, उनके लिए छोटा टारगेट रखा गया है। 500 किलोवाट का भी अलाउ कर दिया गया है, 500 किलोवाट का भी वो सोलर पावर प्लांट मतलब लगा सकते हैं। पहले ये अलाउड नहीं था, तो अभी नए वाले रूल्स में इसको अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है, इट विल रिटेन 30% ऑफ एलिजिबल सर्विस चार्ज फॉर नेशन वाइड इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड IEC जो एक्टिविटीज़ हैं, MNRE जो है वो 33% ऑफ द एलिजिबल सर्विसेज को चार्ज करेगा, ठीक है। उसके बाद कोई पेनल्टी नहीं लगेगी RPGs के ऊपर जो रिन्यूएबल पावर को जनरेट करते हैं, है ना। अगर वो मतलब कम प्रोड्यूस करते हैं तो उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगी। पहले पेनल्टी लगती थी, अब पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। तो बस यही बात की गई है। उसके बाद फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो ये फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पे आ रहा है? ये बेसिकली मध्य प्रदेश में आ रहा है। क्या नाम है? ओमकारेश्वर आपका ये डैम का नाम है ओमकारेश्वर डैम। बेसिकली दैट इज़ ऑन नर्मदा रिवर, है ना। तो ओमकारेश्वर डैम नर्मदा रिवर पर है, वहाँ पे ये फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है। कितने मेगावाट का है? 600 मेगावाट का सोलर एनर्जी से जनरेट होगा, है ना। कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है? ओमकारेश्वर, नर्मदा रिवर और मध्य प्रदेश में है, जो कि ठीक है। जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, देखो अब ये फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का एक बेनिफिट ये है कि ये उतना स्पेस नहीं लेगा जितना नॉर्मल सोलर पावर प्लांट लेता है, बट इट इज़ ऑल्सो कॉस्टली, है ना। 25% कॉस्ट इसका ज़्यादा है नॉर्मल वाले के कंपैरिजन में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री जो है किसने बनाया है? CSIR की जो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि कहाँ पर है? दुर्गापुर में, ठीक है। उसने ये लार्जेस्ट सोलर ट्री बनाया है, ठीक है। और दुर्गापुर में इंस्टॉल्ड है। इसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है? 11.5 किलोवाट पावर, ठीक है। उसके बाद सोलर ट्री होता क्या है? सोलर ट्री इज अ मेटल स्ट्रक्चर हैविंग सोलर पैनल्स एट द टॉप इंस्टेड ऑफ ब्रांचेस ऑफ अ रियल ट्री, ठीक है। तो मेटल स्ट्रक्चर होता है और सोलर पैनल्स होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। बस यही होता है सोलर ट्री के जैसा होता है, ट्री के जैसा होता है ना, ऐसे ऐसे होता होगा। मेटल के स्ट्रक्चर होते हैं बस ये, ठीक है। इट कैन रिड्यूस 10 to 12 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वन सन, ये इंपॉर्टेंट है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये वाला इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है ये? नाम से सोचो, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, मतलब एक ही सन है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, वर्ल्ड भी एक ही है, पूरा प्लैनेट भी एक ही है, और ग्रिड भी एक ही होना चाहिए। क्या मतलब है? ग्रिड क्या होता है? पहले बताओ ग्रिड क्या होता है। ग्रिड ये होता है जहाँ से पावर ली जाती है ना, पावर का सोर्स होता है ग्रिड। बेसिकली जहाँ से पावर जनरेट होती है फिर वो ग्रिड में जाती है, ग्रिड से हमारे फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। तो ग्रिड बेसिकली पावर का स्टोरेज होता है ना। तो वन मतलब अब इसका कहने का मतलब ये है वन सन का कि भाई देखो, सन तो हमेशा है ना, और अर्थ भी हमेशा है हमारी, है ना। तो किसी न किसी पार्ट पे सनलाइट हमेशा आती है ना। किसी न किसी पार्ट पे सनलाइट हमेशा आती है। तो भाई क्यों ना हम जिस पार्ट में भी सनलाइट आ रही है उससे हम सोलर एनर्जी हम जनरेट करें, और जहाँ से भी जनरेट होकर सोलर एनर्जी आ रही है उसको हम एक ग्रिड में जाके स्टोर कर दें, और फिर वहाँ से पूरे वर्ल्ड को हम सप्लाई करें। ये मतलब है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का। इसका मतलब ये है कि भाई सोलर एनर्जी किसी न किसी पार्ट ऑफ अर्थ पे तो आ ही रही है, तो जिस पार्ट पे भी आ रही है वहाँ से हम सोलर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, वहाँ से सोलर एनर्जी बना के हम एक ग्रिड में डालेंगे, ठीक है। फिर उस ग्रिड से जहाँ भी चाहिए होगा वहाँ हम भेज देंगे, ठीक है। तो ये है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, ठीक है। अब ये किसने लॉन्च किया था? हमारे मोदी जी ने लॉन्च किया था 2018 में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो समिट था 2018 में, तब ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसका यही मकसद है कि सन नेवर सेट्स, है ना। तो कहीं ना कहीं अपना सन का सोलर रेज आ रही होंगी, और उससे हम क्या करेंगे? उससे हम बेसिकली सोलर एनर्जी को जनरेट करेंगे और ट्रांसमिशन करेंगे। इट हैज़ बीन टेकन अप अंडर वर्ल्ड बैंक टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है। वर्ल्ड बैंक टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर इसको लिया जा रहा है। अब इसमें 3 फेजेज़ हैं, ठीक है। पहला फेज़ क्या है? पहले फेज़ में हम जो मिडिल ईस्ट है, ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो ईरान वाला पार्ट है, ईरान और ये आपका सिन्हाई प्लेट्यू और क्या बोलते हैं इजराइल, ये मिडिल ईस्ट को पहले हम कनेक्ट करेंगे। फिर एशिया में आपका ये आ जाएगा इंडिया, चाइना, है ना। साउथ ईस्ट एशिया में आपका वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ये सब आएगा, ठीक है। तो इन सबको पहले फेज़ में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद बाकी फिर दूसरे फेज़ में अफ्रीका को भी जोड़ेंगे, और तीसरे फेज़ में पूरे वर्ल्ड को जोड़ देंगे, ठीक है। ये है वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड इनिशिएटिव, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन एज अ फ्यूल की हम बात करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? तो मेजरली जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है वो फॉसिल फ्यूल से ही होता है, ठीक है।
तो हाइड्रोजन जो है 76% हमको नेचुरल गैस से मिलता है और 23% कोयल की बर्निंग से मिलता है, ठीक है। और बाकी जो होता है वो वाटर को आप जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि जो H2O में से H सेपरेट हो जाता है ना, और ऑक्सीजन अलग चला जाता है, ठीक है। तो वो होता है ये इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो कमर्शियली प्रोड्यूस होता है कहाँ कहाँ पे, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में और केमिकल इंडस्ट्री में, एज अ बाय प्रोडक्ट इन क्लोरोएल्कली इंडस्ट्रीज़ में भी होता है, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात करें तो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, अभी बात हो रही है कि भाई हाइड्रोजन फ्यूल सेल से गाड़ियाँ चलनी चाहिए क्योंकि क्लीन फ्यूल है ना। तो बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। फ्यूल सेल होता क्या है? फ्यूल सेल बेसिकली वही होता है जो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक आपका एनोड होता है, एक कैथोड होता है ना, एक एनोड एक कैथोड, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते हैं, है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बेसिकली आपका ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब फ्यूल सेल की अगर हम बात करें, है ना, बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इट एलिमिनेट्स द पॉल्यूशन, ठीक है। सिर्फ वाटर वेपर और हीट निकलता है इसमें जब फ्यूल सेल जलता है, मतलब जब फ्यूल सेल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो सिर्फ आपका एमिशन क्या होता है, वाटर वेपर एंड हीट, है ना। इसको पीरियोडिकली रिचार्जिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बस नेचुरल एयर आती रहे, वहाँ से ऑक्सीजन का सप्लाई होता रहे, है ना। तो बस ऑक्सीजन के सप्लाई से जो है हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाएगा, और जब ये रिएक्शन होता है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब हीट जनरेट होती है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी बढ़ाता है, नॉइस फ्री ऑपरेशन है ना। लिमिटेशन इसका ये है कि भाई हाई कॉस्ट है इसका, ठीक है, इक्विपमेंट का पूरा कॉस्ट बहुत हाई है, मेंटेनेंस इश्यूज़ हैं, है ना, फ्लेमेबल भी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी की, ठीक है। तो सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। जो नेचुरल गैस होती है ना CH4, है ना, उसी को ही बोलते हैं। उसके बाद क्या है, एक मिनट, हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, बेसिकली इसमें हाइड्रोजन और सीएनजी को मिक्स किया जाता है, ठीक है। एक कंसनट्रेशन होता है, आइडियल कंसनट्रेशन क्या है हाइड्रोजन का, 18%, ठीक है। तो 18% हाइड्रोजन के साथ जितना बचा हुआ पार्ट है, मतलब कि 82% आपका जितना बचा है ना, उसको उतना सीएनजी में 18% हाइड्रोजन मिला देते हैं, ठीक है। तो जो ये है बेसिकली जो नेचुरल गैस होता है हमारा, कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है, किससे किससे बना होता है, इसमें क्या क्या होता है, मीथेन होता है ना। इस कंपोज में 94% बेसिकली मीथेन ही होता है, सीएनजी में 94% बेसिकली मीथेन ही होता है, ठीक है। मोस्टली इट इज़ मीथेन, ठीक है। तो सीएनजी का बेनिफिट क्या है कि भाई एयर पोल्यूशन कम होता है ना, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर जो नॉर्मल पेट्रोल और डीजल में निकलता है वो इसमें बहुत ही कम और नेग्लिजिबल निकलता है, ठीक है। मतलब बहुत ही कम निकलता है, ज़ीरो तो नहीं बट बहुत ही कम निकलता है, ठीक है, क्योंकि कार्बन तो है ही ना इसमें भी, CH4 तो है ना। तो CH4 जब बेसिकली आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाएगा ही, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है बट बहुत ही कम बनता है, ठीक है। उसके बाद सेफ़र है ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, ठीक है। और इसको एग्जिस्टिंग सीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो बेसिकली अभी जैसे ऑटोज़ चलते हैं ना सीएनजी के, तो उसमें कोई डिज़ाइन में चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई इंजन में मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए, नॉर्मल उसके साथ भी ये चल सकता है। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो इट इज़ हाइड्रोजन और नेचुरल गैस का रेशियो जो है वो ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए। स्टोरेज का इशू है, स्टोर कैसे हम करेंगे, ठीक है। सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, ठीक है, एक्सपेंसिव होगा ये सीएनजी से ज़्यादा, ठीक है। तो ये सब इसके इश्यूज़ हैं। अब आगे बढ़ते हैं और शेल गैस की बात करते हैं। तो शेल गैस बेसिकली क्या होता है, नेचुरल गैस दैट इज़ ट्रैप्ड इन शेल फॉर्मेशंस, ठीक है। शेल क्या होते हैं, बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जहाँ पे ये आपका शेल गैस जो है वो ट्रैप्ड होती है, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली फाइन सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना, विच आर द रिसोर्सेज ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं शेल गैस, जहाँ पे ये ट्रैप्ड होती है, इन सेडिमेंट्री रॉक्स में ये गैसेस ट्रैप्ड होती हैं, इसको हम बोलते हैं शेल गैस। रिजर्व्स की बात करें तो कहाँ कहाँ शेल गैस मिलती है, कैम्बे बेसिन में मिलती है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में मिलती है, कावेरी में मिलती है, गोंडवाना में मिलती है, अपर असम में मिलती है, और इंडो गैंगेटिक बेसिन में शेल गैस मिलती है। तो ये ध्यान रखना कहाँ कहाँ मिलती है, कैम्बे, कृष्णा गोदावरी, कावेरी, गोंडवाना, है ना, अपर असम एंड इंडो गैंगेटिक बेसिन में ये मिलती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और कोल बेड मीथेन की बात करते हैं। तो कोल बेड मीथेन क्या होता है, एक अनकन्वेंशनल सोर्स है नेचुरल गैस का, ठीक है। कोल डिपॉजिट्स में मिलता है ना। तो जहाँ भी कोयल डिपॉजिट और कोयल सीम्स है वहाँ पे ये कोल बेड मीथेन आपको मिल जाएगा। कैसे बनता है, कोयलिफिकेशन का प्रोसेस होता है, उससे बनता है। तो इसमें क्या होता है, जब प्लांट्स वगैरह मर जाते हैं, है ना, तो उसके ऊपर जब ये प्रेशर पड़ता है ना, तो वो बेसिकली क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस इसको बोलते हैं हम कोयलिफिकेशन। कोयलिफिकेशन मतलब कोयल बनने का प्रोसेस, है ना।
मीथेन जो अंदर होती है कोल से, है ना, कोल के अंदर जो मीथेन स्टोर होती है CH4 होती है, जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको तो वो उसके साथ बाहर आती है, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, हम ड्रिल करते हैं नीचे, है ना, जैसे ही आप अर्थ को ड्रिल करते हो तो क्या होता है कि जो ऊपर का प्रेशर होता है वो कम होता है ना, और नीचे का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जैसे ही आप ड्रिल करते हो तो ये ऊपर आता है। जैसे वेल ड्रिल करते हो ना, तो वेल में क्या होता है, वेल जब ड्रिल करते हो तो क्या होता है, ऊपर का प्रेशर कम होता है, नीचे का प्रेशर ज़्यादा होता है, तभी तो पानी यहाँ से ऊपर आ जाता है ना। तो वैसे ही मीथेन के साथ भी होता है, जो ड्रॉप इन प्रेशर होता है दैट कॉजेज द मीथेन टू बी रिलीज फ्रॉम द कोयल, है ना। तो प्रेशर जैसे ही ड्रॉप होता है तो मीथेन बाहर आ जाता है कोल से, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, ये पावर जनरेशन में यूज़ हो सकता है, कंप्रेस नेचुरल गैस को एज अ फ्यू ऑटो फ्यूल तो यूज़ होता ही है, फर्टिलाइजर में एज अ फीड स्टॉक यूज़ हो सकता है। कहाँ कहाँ इसके रिजर्व्स मिलते हैं, अगेन गोंडवाना सेडिमेंट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, यहाँ मिल जाएंगे, रानीगंज में मिल जाएंगे। रानीगंज कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। झारिया कोयल फील्ड कहाँ है, झारखंड में। ईस्ट एंड वेस्ट बोकारो, बोकारो कोयल फील्ड कहाँ है, अगेन इन झारखंड, ठीक है। तो यहाँ सब आपको रिजर्व्स मिल जाएंगे इसके, ठीक है। उसके बाद मीथेन हाइड्रेट्स की बात करते हैं। अब नाम में ही देखो क्या है, मीथेन है और हाइड्रेट है। हाइड्रेट मतलब पानी, है ना, हाइड्रेट मतलब पानी, मीथेन मतलब मीथेन। तो जब मीथेन और पानी, है ना, मीथेन और पानी एक साथ मिलके आ जाता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में, तो उसको बोल देते हैं हम मीथेन हाइड्रेट, ठीक है। तो जब ये हाइड्रोजन जो है जो ये हाइड्रोजन जो ये वाटर होता है ना, जब ये मीथेन के साथ अटैच हो जाता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में, तो इट फॉर्म्स मीथेन हाइड्रेट्स, ठीक है। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे, टेम्परेचर लो होता है, हाई प्रेशर होता है, प्रेशर हाई होता है, टेम्परेचर लो होता है, ठीक है। तब ये मीथेन हाइड्रेट बनता है। इसका लोकेशन कहाँ है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में आपको ये मिल जाएगा, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट की बात करते हैं। अगेन ग्रीन है मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से कुछ रिलेटेड होगा, है ना। मार्केट है मतलब कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा होगा। तो बेसिकली प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रिन्यूएबल्स की ट्रेडिंग होती है ना। तो बस ये याद रखना, रिन्यूएबल्स की ट्रेडिंग होती है, और ये पहला फिजिकल ट्रेडिंग है, प्लेटफॉर्म है रिन्यूएबल एनर्जी का। बस इतना याद रखना है, रिन्यूएबल एनर्जी की ट्रेडिंग होती है, वर्ल्ड का पहला है ना। अब ग्रीन मार्केट रिकग्निशन ऑन अ ट्रेड एज ग्रीन पावर, बकवास है वो, बस वही याद रखो आप, है ना। ऑब्लिगेशन एंटिटीज आर बी एबल टू डिस्चार्ज देयर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन बाय बाइंग पावर फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज इन द एक्सचेंज। तो ये जो RPOs हैं बेसिकली ये क्या, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी से ये रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन जो हैं इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कुछ कंपनीज अपना क्या होता है कि जो भी इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको कुछ कोल के थ्रू पावर लेनी होती है, और ये मैंडेटरी होते हैं, कुछ वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए लेगी, है ना। अब जब ये रिन्यूएबल एनर्जी वाली पावर नहीं ले पाती है तो इसकी जगह ये रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस ले लेती है किसी रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी से, ठीक है। जैसे कि वो कार्बन ट्रेडिंग में होता है ना, कार्बन सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन CER यूनिट्स जो होते हैं, वैसे ही इसमें भी क्या हो जाता है, RPOs इशू होते हैं, ठीक है। अब ये ट्रेड कहाँ होता है, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। एक मिनट रुक जाओ, कहाँ होता है, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज क्या है, फर्स्ट और लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज है इंडिया में, जो क्या प्रोवाइड करता है, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स को प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली यहाँ से आप क्या खरीद सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स और इलेक्ट्रिसिटी की डिलीवरी ले सकते हो, ठीक है। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस की बात करें तो ये क्या मैकेनिज्म है, ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें ऑब्लिगेशन होता है परचेज करने का इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, है ना। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट होकर आ रही है इलेक्ट्रिसिटी, उस पर आपका बेसिकली वो होता है, क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेशन होता है कि आपको इतना तो कम से कम इससे खरीदना है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। तो ये एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट सबसे पहली बात कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपनी एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट को निकालता है। ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली इनेबल करेगा पॉलिसी मेकर और बिजनेसमैन को, ताकि एक सक्सेसफुल एनर्जी ट्रांजिशन को कैरी आउट किया जा सके। एनर्जी ट्रांजिशन मतलब कि जैसे मान लो अभी आप कोल के थ्रू पावर यूज़ कर रहे हो, है ना, तो अब आप ट्रांजिशन कर लो किस में, रिन्यूएबल एनर्जी में, ठीक है। तो क्लीन एनर्जी में ट्रांजिशन करने को ही बोल रहा है एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। स्वीडन ने टॉप किया है, इंडिया भी इंप्रूव हुआ है। इंडिया आप देखोगे कि रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत फोकस कर रहा है ना, सोलर विंड हाइड्रो पे बहुत फोकस कर रहा है, तो इसका जो रैंक है वो इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं। तो क्या क्या ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करने के लिए। तो पहला है GST में रिडक्शन हुआ है 5% का। अगर कोई आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो तो नॉर्मल जितना भी लगता है उससे 5% कम लगेगा, ठीक है। और फिर जो कॉस्ट है ना, जो बैटरी का कॉस्ट है उसको डीलिंक कर दिया गया है व्हीकल की कॉस्ट से। तो जैसे आप जब कार खरीदते हो, है ना, तो उसमें जब पहले EV खरीदते थे तो उसमें जो बैटरी होती थी, है ना, तो बैटरी का कॉस्ट इंक्लूडेड होता था, जो कि बैटरी का कॉस्ट बेसिकली अराउंड 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ये रहता है। आपका जो व्हीकल होता है उसकी 30% ऑफ द कॉस्ट बैटरी की वजह से ही होती है। अब इस बैटरी कॉस्ट को इससे डीलिंक कर दिया, मतलब अब जो प्राइस सेट होंगे वो बैटरी को हटा के सेट होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये चीप हो जाएगा, है ना।
इसरो ने अपना लिथियम आयन बैटरी जो टेक्नोलॉजी है उसको बेसिकली क्या किया है, कॉमर्शलाइज़ कर दिया है ना। एनर्जी एफिशिएंसी जो सर्विसेज लिमिटेड है ना, उसने एनडीएमसी के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा इंस्टॉल किया, कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली में EESL ने ये लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है, जिसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बाय करने के लिए। कर्नाटका अगेन बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस अ पॉलिसी डेडिकेटेड टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ठीक है। तो कर्नाटका ने क्या किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पहला स्टेट बन गया जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी डेडिकेटेड पॉलिसी को लॉन्च किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फास्टर अडॉप्शन, फेम स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो फेम क्या है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो नाम से ही देखो क्या होगा, जल्दी से हमको अडॉप्ट करना है और जल्दी से हमको मैन्युफैक्चर करना है। किनको मैन्युफैक्चर करना है, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमको समझ में आ गया कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बिजली से चलते हैं वो हो गए, है ना। और एक होते हैं पेट्रोल व्हीकल्स, है ना, पेट्रोल व्हीकल जो पेट्रोल डीजल से चलते हैं, पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल्स। और हाइब्रिड क्या होते हैं, बीच में। हाइब्रिड मतलब पेट्रोल से भी चल सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से भी चल सकते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं हाइब्रिड। तो इन दोनों की मैन्युफैक्चरिंग और अडॉप्शन को हमको बढ़ाना है, वही ये स्कीम है, ठीक है। इट प्रमोट्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी, है ना, एंड एंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, फेज़ 2 वाली स्कीम में बेसिकली 670 इलेक्ट्रिक बसेस और 241 चार्जिंग स्टेशंस को कुछ स्टेट्स और यूटीज़ में लगाया है, ठीक है। उसके बाद ये किसके अंडर आता है, ये आता है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के अंडर, ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है किसके कौन से प्लान के अंदर है, NEMMP, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को। और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।